बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहतिशाम उल हक अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, IRC पॉडकास्ट पैनल डिस्कशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू होगा वो है एडिक्शन और एडिक्शन से जुड़ी हुई ज़हनी नफ्सियाती अमराज। कि जब कोई भी शख्स, कोई भी इंसान नशे का इस्तेमाल करता है तो डेफिनेटली वो किसी एक ख़ास स्टेज के बाद ज़हनी मसाइल का शिकार होना शुरू, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं और लाहक होती हैं। नफ्सियाती अमराज में हम डिसऑर्डर्स करते हैं। आज इन्हीं मौज़ूआत के साथ मैं और हमारी जो टीम है ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नशे की बीमारी है क्या और उससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो ज़हनी बीमारियां हैं, वो क्या। तो मेरे साथ आज मौजूद होंगे सबीर हसन साहब बिस्लाइपा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, नस्लियाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद मसीह साहब जो हमारे टीम लीडर हैं, IRC जहाँ के हेड हैं, और हम डिस्कस करेंगे इन मौज़ूआत के साथ। तो मैं सबसे पहले सर अली की तरफ जाऊँगा और सर अली हसन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सर मुझे आपका और हासिन को ये बताएं कि एडिक्शन पहले है बीमारी क्या है और ये क्यों स्टार्ट होती है, क्यों पैदा होती है, और कोई शख्स जो नशे का इस्तेमाल ज़िंदगी में एक दफ़ा करता है और शायद उसका उस मकसद यही हो उस यंगस्टर का कि मैं अपने प्लेयर के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए नशे की तरफ जा रहा हूँ और एक दो दफ़ा करके इसको छोड़ दूँ। और किसी हद तक ये भी ख्याल पेश आता रहता है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि मैं नशा जब चाहूँ स्टार्ट कर सकता हूँ और जब चाहूँ मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। स्टार्ट तो अपनी मर्जी से कर सकता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। उसको फिर बहाली सेंटर्स में आना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आना पड़ता है, एडमिशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसकी रिकवरी के। तो एडिक्शन किन वजूहात के ऊपर स्टार्ट होती है और कब जाकर की बीमारी की शक्ल अख्तियार है? जी शुक्रिया एहतिशाम साहब, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चूज़ किया है डिस्कशन के लिए। और स्पेशली ये हम अगर फोकस करें अपने यंगस्टर्स को, और यंगस्टर्स में भी जो ब्रैकेट है उसको और स्क्वीज़ कर लें टीनेजर्स को, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा टीनेजर्स से। अच्छा, ये जो टीनेजर है ना, पहले ये समझ लें 13 साल से लेके 19 साल तक को टीनेजर कहते हैं। यह टिपिकल वो उम्र है जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स से हाथ अलग करता है। पेरेंट्स बच्चे को स्कूल छोड़ आए, वापस ले आए, ट्यूशन ले गए, वापस ले आए, बच्चा अपनी मम्मा या पापा के साथ बाज़ार होके वापस आ गया। ये टिपिकल एज है कि जिसमें अब थोड़ा सा बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू होता है, उसको पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाती है, वो फ्रेंड्स बनाना शुरू हो जाता है स्कूल में, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके। तो जो पेरेंट्स की 24 आवर्स सुपरविज़न है, इस एज में बच्चे ने उस सुपरविज़न से बहरहाल बाहर कदम रखना है और उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने हैं। और उन फैसलों में पेरेंट्स उसको अब गाइड नहीं कर रहे, या उसके घर का कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग उसको गाइडेंस नहीं दे रहा। ये टोटल इंडिपेंडेंट फैसले हैं, जैसे कि उसने ज़िंदगी में नशा करना है या नहीं, एडिक्शन में वो जाएगा, फंसेगा, वो अभी बात बहुत दूर है। सिर्फ पहला एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइक्रो लेवल पे एक टीनेजर का डिसीजन होता है कि अगर साथ 2-3 लड़के लड़कियां बैठ के, कोई बच्चा अपने घर से अपने डैड की सिगरेट की डब्बी ले आया है और उसमें से वो पफ लगा रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कैंटीन में बैठ के, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जैसे आपने कहा कि लेट्स सी व्हाट दिस पफ इज ऑल अबाउट, वो बच्चे का अपना डिसीजन है। वहाँ पे उस लम्हे उसे कोई गाइड नहीं कर रहा, वो गाइडेंस उसको पहले मिल चुकी है घर से। अब जो उसने प्रैक्टिकली कदम उठाना है वो खुद उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि उसने नशा करना है या नहीं, ये बच्चे ने खुद फैसला लेना है। पढ़ाई करनी है या नहीं, सीरियसली अपनी स्टडीज़ को लेके चलना है, या बस इसी तरीके से हाजिरियाँ पूरी लगवानी है, कभी स्कूल बंक करना है, कभी कॉलेज बंक करना है। दोस्त उसने कैसे बनाने हैं, किस तरह के लड़के लड़कियां उसको स्कूल में, कॉलेज में, अपनी बाहर की ज़िंदगी में मिलेंगे, और उसे सिलेक्शन किन बेसिस पे करनी है।
ये उसके अपने डिसीजंस होंगे। उसकी सेक्स लाइफ बड़ी जल्दी अब एक्टिव हो सकती है, उसके बारे में उसके क्या फ़ैसले होंगे। ये बड़े इम्पॉर्टेंट कोई 5-6 फ़ैसले होते हैं जो हर एक टीनेजर ने लेना होता है। इसमें से बहुत बड़ा जो फ़ैसला है वो ड्रग्स के बारे में। सर एहतशाम ने बिल्कुल सही बताया कि इनिशियली इट स्टार्ट्स फॉर फन, कि शुगल के तौर पे, फ़न के तौर पे, या बाकी सारे लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, तो चलो हम भी करके देख लेते हैं। और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से उस विशस साइकिल में कहूँगा उसमें फंसना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो मजबूरन अपने आप को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए एक अमाउंट ऑफ ड्रग उसको करनी पड़ रही है। ये एक बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, ये पेरेंट्स के लिए है। वालिदैन को कैसे पता लगेगा कि उनका कॉलेज या स्कूल जाने वाला जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो ऑफ द ट्रैक हो चुका है, उसने ड्रग्स करने शुरू कर दिए हैं, उसके दोस्त अहबाब गलत बनने शुरू हो गए। पहला सिम्टम वालिदैन आप नोट कर लीजिए, पहला सिम्टम, बच्चा आपसे अलग रहना शुरू कर देगा घर में। उसने एक छोटी सी अपनी एक अलग सी दुनिया अपने रूम में रहना शुरू कर देगा। पहला आप ये सिम्टम देख लें। वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से बच्चा या बच्ची आएगा, बमुश्किल सब वालिदैन को सलाम दुआ करता हुआ और अपने रूम में सीधा। दूसरा, उसके मजाज में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। उसको नहीं पसंद आप उससे पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, दिन कैसा गुजरा था, आज क्या किया दिन में, आज टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा, आज स्पोर्ट्स डे था वो कैसा रहा। वो कहेगा कि मुझसे फालतू बात ही ना कोई करे। और जहाँ पेरेंट्स ने सलाम दुआ के अलावा कोई थोड़ी सी भी बात आगे शुरू की, वो इरिटेबिलिटी का शिकार हो चुका है, वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है। दूसरा सिम्टम बिल्कुल क्लियर। तीसरा सिम्टम, बच्चे की हाइजीन अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे वो तैयार हो के, नहा धो के, बाल छाल बना के, साफ कपड़े पहन के पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी जाया करता था, अब वो जैसा गंदा मंदा होगा कोशिश करेगा हल्का फुल्का बस टूथब्रश किया और निकले, और मुझे कोई पूछे ना मैं कैसा गंदा मंदा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैंने कपड़े चेंज किए या नहीं, मैं जीन्स में ही जा रहा हूँ, मैं वेल ड्रेस्ड होके नहीं जा रहा हूँ। इन सारे अब जो सिम्टम्स हैं इनको पेरेंट्स नोट करना शुरू कर दें। चौथी चीज, उसकी एपिटाइट लो होनी शुरू हो जाएगी। पहले वो घर में हेल्दी नाश्ता करता था, उसकी ब्रेकफास्ट का एक प्रॉपर मेन्यू होता था, वो ब्रेकफास्ट करके अपने पेरेंट्स के साथ सबको खुदाफिज कह के अच्छे दिन के आगाज के साथ वो निकलता था। अब वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है, पेरेंट्स पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये पी लो, जूस पी लो, दूध पी लो, ये स्लाइस खा लो, नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देर हो गई। पांचवा सिम्टम, he will or she will always be short of time। अब उसके पास वक्त नहीं है, वो भागम भाग जा रहा है, भागम भाग आ रहा है। इरिटेबिलिटी आ गई उसके मजाज में। वो जो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहा था, जो उसके पेरेंट्स ने उसको मैट्रिक तक लेके चले थे, अब वो उससे डी ट्रैक होना शुरू हो गया है। नाजरीन, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपके घर का बच्चा जब अपनी मोटरसाइकिल पे से साइलेंसर निकालना शुरू कर दे और वो जो आगे और पीछे के मड फ्लैपर्स होते हैं वो उतारना शुरू कर दे और मोटरसाइकिल को ऊंचा करना शुरू कर दे और उसके जो शॉक्स होते हैं वो बड़े बड़े करवाना शुरू कर दे, तो आपको पता लग जाएगा कि अब ये सिर्फ सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही मोटरसाइकिल, अब इसके ऊपर कुछ और भी शुरू हो गया, जैसे वन व्हीलिंग है, जैसे रेसिंग है। ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो बच्चे इस टीनेजर ब्रैकेट में ऑफ ट्रैक होते हैं, उनके ये मैंने आपको 5 सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर बता दिए। अब ये पेरेंट्स का होमवर्क है, और ये सोचना बंद कर दें कि जी हमारा बच्चा नशा नहीं कर सकता, हमने उसकी परवरिश बहुत अच्छी की है, वो बिल्कुल नशा नहीं करेगा, जी ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले पेरेंट्स, यू कम आउट ऑफ डिनाइल। मरीज का तो बाद में नंबर लगेगा, पहले पेरेंट्स डिनाइल में रहते हैं। आप काउंटर चेक रखें, चेक एंड काउंटर चेक। अगर इन छोटी छोटी सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी मैच कर रही है बच्चे के साथ, बैठें, बातचीत शुरू कर दें, कम्युनिकेशन बहाल कर लें, इससे पहले कि बात बहुत आगे तक जाए। और फिर सर ऐसा होता है कि फैमिलीज रिहेबिलिटेशन कॉन्टेक्ट करती हैं, और आपने जैसे देखा है कि हमें मजबूरन ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर से रेस्क्यू करके खुद लाने पड़ते हैं थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन। तो मैं जाती तौर पे ये चाहता हूं कि पहले तो बच्चे नशा करें ही ना, और अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई बच्चा टीनेजर की बात में ज्यादा कर रहा हूँ,
नशा शुरू कर चुका है, तो उस घर का माहौल इतना हो कि वो बैठ के कम्युनिकेशन करें और अपने बच्चे को कार में बिठा के खुद रिहेबिलिटेशन लेके आएं और ड्रॉप करें। ये जो क्राइसिस इंटरवेंशन है, इसकी ज़रूरत पेश ना आए। सर, मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बैठी हैं मिस लाइबा, ये कुछ अपना भी इनपुट दें ताकि हम कुछ नाजरीन को एक सलूशन दे सकें। प्रॉब्लम तो आपने बता दी है। अच्छा, जिस तरह सर एहतशाम और सर अली ने बताया कि कॉजिंग फैक्टर्स और क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं कि बच्चे का पता चलता है कि वो ड्रग करना शुरू हो गया है। मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि किस तरह के बच्चों को टारगेट किया जाता है ड्रग्स से रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स इस तरह डिस्गाइज बन के आते हैं जो कि इनिशियली ड्रग डीलर्स होते हैं, और वो उन्हीं पेशेंट्स को बच्चों को टारगेट करते हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, जो ड्रग अफोर्ड कर सकते हैं। Exactly. वो आपके फ्रेंड सर्कल में घुसने की कोशिश करेंगे, वो बच्चे को उसके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, उसका ट्रस्ट गेन करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, आपके पास कमिटमेंट्स आपने पूरी करनी होती हैं, आपके पास डेडलाइंस होती हैं, तो आपके पास बेसिकली स्टडी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के टाइम में आपको ज़्यादातर रात को जागना भी होता है, आपको अपनी फुल एनर्जी देनी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। तो ज़्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, और वहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का ड्रग डीलर जो कि आपका फ्रेंड बन के डिस्गाइज हुआ है, वो आपको ऑफ़र करेगा एक सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेंट जो आपको थोड़ा सा जगा के रखेगा, जो आपको एक्टिव करेगा और आपके ब्रेन को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी या आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इनिशियली जब वो शुरू करते हैं तो वो ओकेजनली कभी किसी इवेंट पे कर लिया, या कोई स्ट्रेसर आया हुआ है उसको मैनेज करने के लिए कर लिया, और वो इनिशियली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके अच्छा फ्रेंड बन के गिफ्ट भी कर सकते हैं कि आप ट्राई करो, हम आपके इससे पैसे नहीं लेंगे, जस्ट फॉर फन, आप देख लो इसको। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा उसके ऊपर एडिक्टेड हो जाता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है तो वो फिर उसी के पास जाता है, वो खुद मांगता है उससे, और उसके बाद वो पैसे भी देता है, कहीं से चोरी करके दे दे या जो उसे पॉकेट मनी मिल रही है जो भी, उससे वो खुद उस ड्रग को लेता है और आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू करता है। उसके बाद ये होता है कि उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, मतलब जिस अमाउंट का वो ड्रग स्टार्ट किया था उसने, अब वो अमाउंट उस पर असर नहीं कर रही। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग की अमाउंट इंक्रीज करता रहता है, वही सेम इफेक्ट अपने आप को देने के लिए, जिसकी वजह से आप उस ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हो। फिर जब आपको ड्रग नहीं मिल रहा तो आप फंक्शनली परफॉर्म नहीं कर रहे अपनी नॉर्मल लाइफ में, और आपको विड्रॉल सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं ड्रग की, आप ड्रग के बगैर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स, स्पेशली जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ और एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसका हल ये है कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स से मिलें, उन्हें देखें कि कैसे फ्रेंड ग्रुप में वो उठ बैठ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। आप जो पैसे पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चा कहाँ गुजार रहा है। अगर मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है जिनके पेरेंट्स उनको 15-20,000 इन अ वीक देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट उन्हें दोबारा कैश मिल जाती है बगैर ये पूछे कि वो पुराने पैसे कहाँ गए। तो आपको अपने बच्चों पे खुद चेक एंड बैलेंस रखना है, स्पेशली जो सर ने एज मेंशन की, जो टीन एज है 13 to 19 ईयर्स की। नाजरीन, ये जो इनिशियली हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें सर अली ने और मिस लाइबा ने अपना इनपुट किया और बताया कि कौन सी एज ज़्यादा अफेक्ट होती है ड्रग्स से, और किस तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, एक एलीट क्लास को, एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे को और एक अच्छी पढ़ी लिखी क्लास को ड्रग्स के लिए टारगेट किया जाता है और उनको ड्रग्स के लिए इनवाइट किया जाता है, और कितने खूबसूरत तरीके के साथ स्टडी का बहाना बना के, फ़न का बहाना करके, फ्री गिफ्ट करने का बहाना रखकर वो चीज़ें उन तक पहुंचाई जाती हैं जो स्टूडेंट की और एक इंसान की और एक इंडिविजुअल की और एक पूरी फैमिली की होल ज़िंदगी बर्बाद करने का सफ़र वहाँ से आगाज़ उस चीज़ का होता है कि आप एक दफ़ा ड्रग्स कर लो,
सिर्फ फन के लिए, सिर्फ ट्राई कर लो इसलिए कि आपने रात को देर तक जागना है, आपने पढ़ना है, आपने स्टडी करनी है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है और आपको अपने मूड को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आपके ऊपर जो इम्तिहान का स्ट्रेस है या असाइनमेंट का स्ट्रेस है उसको रिलीज़ आपने करना है। तो ये थोड़ी सी चर्स का इस्तेमाल कर लो, आइस का इस्तेमाल कर लो या किसी और दूसरे ड्रग का इस्तेमाल कर लो ताकि आपका मूड मिजाज बेहतर रह सके। तो इस चीज़ के ऊपर हमने नाजरीन को वो सारे सवालात का जवाबात दिए हैं कि जो सोसाइटी के अंदर इस टाइम मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये खूबसूरत तरीके के साथ इस जहर को फैलाया जा रहा है। तो अभी मैं डॉक्टर मोहम्मद सगीर साहब की तरफ बढ़ूँगा और सगीर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि एक बच्चा या बच्ची ने ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया, अब जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती अमराज का भी वो शिकार हुए होते हैं। स्पेशली उनके मूड मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई होती है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बाज़ पेशेंट साइकोसिस का शिकार होते हैं, बाज़ पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए होते हैं, बाज़ पेशेंट्स OCD का शिकार होते हैं। सिर्फ एक मसला एडिक्शन का नहीं रहता वहाँ पे, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज भी साथ लाहक हो चुकी होती हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि एडिक्शन का और ज़हनी अमराज का, दिमागी अमराज का आपस में क्या लिंक है और किस तरीके के साथ ये अफेक्ट कर रही हैं हमारी लाइफ को। अच्छा एहतिशाम साहब, जैसे अली साहब ने डिस्कस किया है कि डिफरेंट सिम्टम्स भी शेयर किए हैं कि अर्ली लेवल पे क्या क्या सिम्टम्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब भी मरीज़ आते हैं और जो उनके से रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं, कभी भी अर्ली इंटरवेंशन नहीं होती, या जब ये इनिशियली सिम्टम्स पैदा हो रही हैं या फिर वो एक रिक्रिएशनल यूज़ में कोई इंडिविजुअल जा रहा है, तो वो एक अर्ली स्टेज होती है जब एडिक्शन उस तरह से फुल फ्लेज डेवलप नहीं हुआ एज अ डिज़ीज़। तो वो बहुत कम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब वो अगर फैमिली को कहीं किसी लेवल पे या किसी प्लेटफॉर्म से पता भी चलता है, दोस्तों से, या खुद देख लेते हैं बच्चे की कोई जैसे सर ने जो चेकलिस्ट शेयर की हुई है उस चेकलिस्ट के मुताबिक उनकी रूटीन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, बातचीत नहीं कर रहे, वो घर वालों से अलग होना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो वो इन प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने ओन पे। तो ज़्यादातर लोग खुद से ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी जो इश्यूज़ हैं अर्ली लेवल की, वो खुद से सेटल करने की कोशिश करते हैं, जो कि अप्रोच समटाइम्स इतना फ्रूटफुल नहीं होती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और नतीजा ये निकलता है टाइम गुजरता चला जाता है और एडिक्शन जो है वो प्रोग्रेस करती है और वो जो हमें लॉस ऑफ कंट्रोल फील होना शुरू हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, को जो लव्ड वन है उसकी ज़िंदगी में, और साथ साथ इसके उसकी जो ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक जो उसके एकेडमिक्स हैं, या अगर वो कहीं पे कोई काम काज कर रहा है तो उन चीज़ों में भी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आता है कि उसकी फंक्शनिंग भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो काम काज भी मुतासर होने लग जाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर जो है वो जो है उसकी टॉलरेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं उन्हीं केमिकल्स पे, जिसकी वजह से जब वो केमिकल वहाँ मौजूद नहीं है तो उसको उसकी अवेलेबिलिटी के लिए भी जो है वो कोशिश करनी पड़ती है। उसने फाइनेंस किसी भी सूरत हाल में अपने पास कोई ना कोई कैश कहीं ना कहीं से लाजमन पूरी करनी होती है। यही वजह है कि फिर चोरी तक बात आ जाती है, या अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं कम से कम पैसों में। तो फिर ये वाले इश्यूज़ भी फैमिलीज़ जो है ना वो उनके सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि उस वक्त उसको एक तो ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है अपने विड्रॉल को सेटल करने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए, और उस केमिकल की ज़रूरत होती है। तो अब जितना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, यानी कि अगर आप वीक में पहले 1 इन अ वीक कर रहे थे, अब आप वीक में 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आप वीक में कर रहे हो या डेली कर रहे हो, तो अब आपको उसी डेली के हिसाब से पैसे चाहिए होंगे। तो ये वो सारे इश्यूज होते हैं जो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली पे नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इश्यूज हैं। तब जाके फैमिली रिहेबिलिटेशन के लिए आती है, या वो ऐसे जो प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रही होती हैं। तो इस दौरान
ये जो एडिक्शन के जब एक्टिव सिम्टम्स होते हैं 50% ऑफ द पेशेंट, कुछ ऐसे मतलब कि अगर 100 लोग नशा कर रहे हैं उनमें से 50 लोगों में चांसेस होते हैं कि वो उन्हें इस नशे की मर्ज के साथ कोई नफसियाती मर्ज भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल साइकोसिस में जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी जो है ना वो चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, वो कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मिकदार कितनी है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसे साइकोसिस में भी जा सकते हैं। जैसे कॉमन जो डिजीज़ हैं उसमें साइकोसिस है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिक एपिसोड बड़ी कॉमन है। इसी तरह से कुछ केसेस में मूड डिसऑर्डर्स, खास करके डिप्रेशन और एंजाइटी के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं, जब ये सामने आना शुरू हो जाती हैं तो वो बंदा उस वक्त पूरी तरह से अपनी फंक्शनल लाइफ से निकल चुका होता है, उसकी हाइजीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है और वो डिप्रेशन का शिकार है तो लो मूड के साथ होगा, खुशी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी होती है नशे के साथ साथ। और इसी तरीके से अगर मैनिया है तो फिर उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, फिर ऐसे लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू लाना होता है क्लिनिक में उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो ये फिर प्रॉब्लम जो है उस वक्त फैमिली के कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है, तो फिर लोग जो है वो ट्रीटमेंट को सीख करते हैं एक्टिवली। और ये वो टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द टाइम इवन 95% क्राइसिस इंटरवेंशन की जाती है। नाजरीन, सगीर साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम दिमागी अमराज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हम एक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो एक कॉमन ड्रग है हमारी सोसाइटी के अंदर और एक ख़ास तबका, एक ख़ास क्लास इस ड्रग को नशा नहीं समझती, बल्कि इसके मतलब जो आम ख्याल ये किया जाता है कि शायद ये नशा नहीं है और ये सारे लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कर लिया या मेरे बच्चे ने कर लिया तो इससे कौन सी बड़ी बात है। और बहुत बड़े बड़े शख्सियात, एक नामवर शख्सियात के साथ उस ड्रग को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो है चर्स का इस्तेमाल। क्योंकि चर्स का इस्तेमाल आजकल की सोसाइटी में एक कॉमन होता चला जा रहा है। जैसे कि कुछ अरसे पहले तक अगर देखा जाए तो सिगरेट एक कॉमन सा ड्रग था और हर दूसरे बंदा सिगरेट का इस्तेमाल करता था, और अगर शायद सिगरेट पीने वाले को कोई बुरा भी कोई नहीं समझता था, कह रहे थे ठीक है बच्चा है, स्मोकिंग है, कर ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिस तरीके से सिगरेट को एक्सेप्टेंस हासिल है सोसाइटी में, ऐसे ही चर्च को एक्सेप्टेंस हासिल होती जा रही है। लोगों ने और फैमिलीज ने और पेरेंट्स ने चर्च को एज ए ड्रग एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि चर्च की वजह से सबसे ज़्यादा लोग ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, जिसे साइकोसिस बोलते हैं। तो मैं मिस हिना से ये जानना चाहूँगा कि हमारी वो नाज़रीन को बताएं और पेरेंट्स को बताएं कि चर्च क्या है, चर्च क्या बला है और इससे कौन सा डिसऑर्डर होने का ख़तरा है और किस तरीके से हम ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं चर्च का इस्तेमाल करके। सर, जो आपका सवाल है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और ये ड्रग्स भी आजकल बहुत कॉमन है। जैसे हमारे पास नाजरीन बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं या पेशेंट्स आते हैं तो वो भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि चर्च तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, चर्च तो हमारे जैसे बाप दादा हैं तो वो बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो चर्च जो बेसिकली चीज़ है वो उसमें जो केमिकल है वो THC उसे कहते हैं। अब THC करता क्या है? THC मेनी जो बेसिकली काम करता है वो हमारी कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। कॉग्निशन जैसे कि हमारी जो भी रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डिसीजन मेकिंग है, वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देती है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा हाईजैक हो जाता है और उसके बाद हम जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल कोई भी थिंकिंग होती है वो पेशेंट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो चर्च है वो उसने उस दिमाग के हिस्से को ही हाईजैक कर लिया होता है। अब जितने भी फैसले होते हैं जो पेशेंट्स हमारे कर रहे होते हैं या जो नफसियाती तौर पर मसाइल कॉज कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि वो उनके दिमाग के अपर एरिया में कॉग्निशन की तरफ वो जाते ही नहीं है। हमारे दिमाग का जो लोअर लेवल है जो कि इमोशनल काम कर रहा होता है, वो सारे डिसीजन इमोशनल होके ले रहा होता है और वही THC फिर कॉज करता है इनके डिफरेंट किस्म के, जैसे सर अली हसन ने भी डिस्कस किया है कि उनके अंदर इरिटेबिलिटी आती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, उनके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। इसी के साथ हम फिर साइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस है जिसमें इनको मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं,
फिर सेल्फ टॉक इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ जो है वो शक व शुबात करना शुरू कर देता है, वो अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट हो जाता है। उसके करीब जो सबसे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं उन्हीं को वो लग रहा होता है कि ये मेरे सबसे अगेंस्ट है, यही मेरे ख़िलाफ़ है। तो बेसिकली चर्स जो है वो इंसान को नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और ये लीड करती है साइकोसिस, बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया को। तो जब यहाँ पे भी पेशेंट आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि ये तो बहुत कॉमन है, तो ये हमने इसको कॉमन कर दिया है। फिर हमने, जैसे हमारे पास सर ओवरसीज़ भी होते हैं। अब ओवरसीज़ का ये होता है कि चर्स वहाँ तो लीगल है या हमें मेडिकली जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन इनको ये भी मिसकंसेप्शन हमारा ये है कि एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है चर्स, जिसकी वजह से हम चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उसमें THC के साथ एक केमिकल होता है CBD जो यूज़ होता है, वो बेसिकली मेडिकली यूज़ होता है, या वो फार्मूला डिफरेंट होता है जो इस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो THC या जो खालिस चर्स आप लोग यूज़ करते हैं या जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली साइकोसिस की तरफ या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लेके जा सकता है। नाज़रीन, मिस हिना ने हमें इस चीज़ के मतलब जानकारी दी कि चर्स किस तरीके से साइकोसिस चर्स से पैदा होता है और कैसे चर्स रोल प्ले करती है बीमारी की तरफ, नफ्सियाती बीमारी की तरफ। तो अब मैं सर अली की तरफ बढ़ूंगा और सर अली हसन साहब से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, और अपने नाजरीन के लिए भी है, स्पेशली उन वालिदैन के लिए जो इलाज करवाना चाहते हैं और उनके माइंड में और उनको बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को लेके। क्योंकि सोसाइटी में और हर शहर के अंदर आप देख लें कि बहुत ज़्यादा रीहैब सेंटर्स हैं। तो एक अच्छा रीहैब सेंटर्स कैसे फैमिली को उसकी निशानियां क्या हैं कि एक हम अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को कैसे चुने इलाज के लिए, और सेकेंडली ख़वातीन के या जो पेरेंट्स आते हैं उनके डाउट्स क्या हैं ट्रीटमेंट के लेकर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को लेकर। तो सर, हमारे अगर नाजरीन को आप बताएं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर वर्क कैसे कर रहा है और पेरेंट्स को डाउट क्या है इस इलाज के लिए। जी शुक्रिया। नाजरीन, जैसे अभी एहतेशाम साहब का भी क्वेश्चन है और आपने कुछ देर पहले सुना कि डॉक्टर सगीर भी ये कह रहे थे कि फैमिलीज़ इलाज तक आने में बहुत देर कर देते हैं, अपने ओन पे डोमेस्टिकली मसाइल को हल करते रहते हैं। सो पहली गुजारिश तो ये है कि फैमिलीज़ जो ही इनिशियल सिम्टम्स देखना शुरू करें अपने घर में किसी बच्चे से, बच्ची के मुतालिक, तो सर्च करें, बेस्ट ऑप्शन ये है, और गूगल करें, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को विज़िट करना शुरू करें, ये होमवर्क शुरू कर दें। क्योंकि देखें, एक बड़ी चीज़, एक बड़ी बैटल आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और उस बैटल का नाम ये है फाइट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। आपका बच्चा या आपकी बच्ची घर में नशा इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अब बैठा तो नहीं जा सकता और टाइम भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। बेहतर ये है कि आप रिहेबिलिटेशंस को विज़िट करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। किसी दिन किसी रिहैब चले गए और उनसे कहा कि आप जो वहाँ का मैनेजर होते हैं या वहाँ के डायरेक्टर होते हैं या जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं कि आप हमें ज़रा टूर करवाएं, और जब टूर करने जाएं तो उनके रूम्स, उनके वार्ड, कहाँ उनके लेक्चर्स होते हैं, स्पेशली कहाँ वो खाना खाते हैं, डाइनिंग हॉल, खुद देखें, जाके विज़िट करें, तसल्ली करें। 50% तो आपके डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि इस रिहेबिलिटेशन की फील्ड में फेक कितने हैं और रियल कितने हैं, ओरिजिनल कितने हैं। फिर उनको शॉर्ट आउट करें, उनकी लिस्ट बना लें, एक शॉर्ट सी लिस्ट बना लें, और मज़ीद फिर उस पर डिस्कशन करें फैमिली आपस में बैठ के। यकीन करें, आपको आपके शहर में रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट करना और उनके स्टाफ से मिलना, घर वापस आके उस रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ अपनी राय कायम करना, ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में हम लोकेटेड हैं बनी गाला में, IRC। मेरी एक नाजरीन से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस इस्लामाबाद के गिरदोनवा में रहते हैं तो पर्सनली खुदा के विज़िट करें हमें। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, UK में, USA में कहीं हैं, तो आप किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली फ्रेंड को कह दें कि वो आके हमें विज़िट कर लें आपके बिहाफ पे।
अगर आप किसी और दूसरे शहर में रहते हैं तो भी आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को, कोई फैमिली मेम्बर को उनसे कहें कि हमें आके विज़िट कर लें। वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन जाएं और रीड अबाउट IRC, हमारे मुतालिक पढ़ें, स्टडी करें, देखें लोगों ने क्या राय कायम की है। हमारी कुछ शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो देखें, एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे किसी भी मरीज के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती। नंबर 1, वो मरीज है, वो इलाज के लिए आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शख्स बुरा शख्स है, बुरा शख्स हरगिज़ नहीं है। इलाज करवा रहा है, बीमारी है। नाजरीन, बीमारी तो डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हेपेटाइटिस भी है। तो अगर इन बीमारियों में हम मरीज़ को कहना शुरू कर दें कि तुम बुरे इंसान हो, तो ये तो ज़्यादती है। इंसान बुरा नहीं होता, बीमारी है, डिजीज़ है, उसका इलाज करवाना है। और यकीन करें, जब कोई मरीज़ इलाज में आता है और इलाज करवा के वापस घर जाता है तो पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारता है। ये एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जिस रूटीन के मुताबिक वो यहाँ पे आता है, कोई पेशेंट मेल या फीमेल, वो मुकम्मल इलाज करवाते हैं, फिर यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर वापस जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटेटिव लाइफ गुजारना शुरू करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ गुजारते हैं। सो गुजारिश ये है कि घर बैठे रहने से और इस टॉपिक को अनडिस्कसेबल रखने से, इसको टैबू बना देने से कि नहीं नशे के बारे में कोई बात नहीं करेगा, जहनी अमराज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हमारा बच्चा कोई पागल तो नहीं है, हमारा बच्चा नशेई तो नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकले और थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क शुरू कर दीजिए, सर्च करना शुरू कर दीजिए और पर्सनल विजिट करना शुरू कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें एंड सेलेक्ट द बेस्ट रिहैब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर लव्ड वन। इसमें देर ना करें। जैसे डॉक्टर सगीर ने शुरू में आपको बता दिया था कि जितना देर करेंगे इस प्रोसेस में, तो हो सकता है ड्रग इनटेक के साथ ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जो खुदा ना खास्ता आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची नशा इस्तेमाल शुरू कर चुका है, उसके सिम्टम्स आपको जो शुरू में बताए थे वो हैं, तो सिर्फ घर ना बैठें। अब आप कमर कस लें, आपने बैटल तो बहरहाल लड़नी है, जंग तो लड़नी है, अपने बच्चे को, अपने प्यारे को नशे से तो बचाना है। इसके लिए तैयारी पहले फैमिली करेगी, फिर पेशेंट की बारी आती है। सो तैयारी में सबसे पहला आपस में बैठें और डिस्कस करें, रिहैबिलिटेशंस को विजिट करें। अगर कोई रिहैबिलिटेशन को विजिट नहीं कर सक रहे हैं, दूर है, तो ऑनलाइन उसके बारे में रीड आउट करें, चेक करें, वीडियोस देखें और टेलीफोनिक रब्ता करें। अगर बहुत दूर बैठे हुए हैं तो अपने किसी अजीज को, रिश्तेदार को हमारे पास भेजें। हम बनी गाला इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं। IRC आएँ, विजिट करें, देखें, माहौल देखें। यकीनन आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं दूर हो जाएंगे। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट घर जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ पूरा ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, और बड़े अच्छे तरीके से एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। इस दौरान पेशेंट्स की फैमिलीज़ भी आती हैं, विजिट भी करते हैं, अपने पेशेंट्स के साथ उनका एक राब्ता बहाल रहता है, वीडियो कॉल्स होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे मरीज़ को जमा करवा देंगे, दाखिल करवा देंगे और फिर आप उसको देख नहीं सकते, उसको मिल नहीं सकते। और अगर कोई रिहैब आपसे ये कहता है ना कि हम दाखिल करवाने के बाद आपकी मीटिंग नहीं करवाएंगे, तो वहाँ हरगिज़ ना जाएं। हम तो कभी भी ऐसा नहीं कहते। हम एक टाइम लिमिट दे देते हैं, पेशेंट आके सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आप रेगुलर आएँ और पेशेंट से मुलाकात करें। दूर हैं तो वीडियो कॉल पे रहें, लेकिन हम आपको ऑन बोर्ड ज़रूर रखेंगे कि कितनी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ कहाँ से पेशेंट गुजर के जा रहा है। विजिट IRC इन पर्सन और यू कैन चेक अस ऑन लाइन ऑल्सो। थैंक यू। नाजरीन, सर अली ने हमें अच्छा रिहेबिलिटेशन चूज़ करने की कुछ अलामात बताई हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा रिहेबिलिटेशन अपने शहर के अंदर देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्यारे के इलाज के लिए। तो एक सबसे बड़ी एक वजह बनती है, शायद उसको फैमिलीज़ भी निगलेक्ट करती हैं और पेशेंट भी उस चीज़ को इग्नोर करता है, कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर इवेंट्स आते हैं, जैसे न्यू ईयर का इवेंट है, जैसे आगे ईद आने वाली है, ईद का इवेंट है, शादी ब्याह के मौके हैं, घर के अंदर कोई फंक्शन है, पार्टीज़ हैं, कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर हमारे इमोशंस हाई हैं,
हम अपनी खुशी को विदाउट ड्रग्स कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आप खुश हैं तब भी आप ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा किसी मसले का शिकार हैं, तो उन उलझनों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आप ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो परेशानियों की बात तो हमें समझ आती है, खुशी के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल कैसा। इवेंट्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, ईद का, बकरा ईद का, न्यू ईयर का, कोई हैप्पी बर्थडे का फंक्शन है, कोई शादी ब्याह का मौका है, तो हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सगीर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो इमोशंस हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं और इवेंट्स हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ में एडिक्शन को दावत देने में। अब बेसिकली जो एडिक्शन है, जब एडिक्शन किसी इंसान के अंदर डेवलप हो चुकी है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, वो रिकवरी में आए, इलाज में आए और उसके बाद रिकवरी अटेन कर लेते हैं। अब रिकवरी को मेंटेन रखने में कुछ इश्यूज पैदा हो रहे होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली रिपोर्टेड रिलैप्स होता है वो ज़्यादातर इन इवेंट्स और इमोशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट है, टू मच ऑफ एक्साइटमेंट, बेसिकली उसमें लोग उन्होंने इसको लिंक किया होता है कि जब खुशी मिलेगी या कोई भी ऐसा इवेंट है, ख़ास करके एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस किसी इवेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल घर में किसी की शादी है, न्यू ईयर ईव है या चांद रात है या ईद का दिन है। अब ये वो सारे ओकेजन्स हैं, और उस इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में इन ओकेजन्स का और मंशियात के इस्तेमाल का एक ख़ास ताल्लुक है, एक ख़ास रब्त है, एक ख़ास तरीका है जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को प्रोसेस किया हुआ है। तो नाज़रीन, होता यूँ है कि जब हम अपने पुराने जो इमोशंस थे, जब हम अपने पास्ट में ड्रग कर रहे होते थे, तो उसमें कोशिश ये होती है इन लोगों की कि जब एक्साइटमेंट में होते हैं, इंजॉय करना होता है, किसी इवेंट को सेलिब्रेट करना होता है, तो उस ड्रग की इंटॉक्सिकेशन के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मेमोरीज़ आपके जहन में रही होती हैं। वो एक पैटर्न होता है कि खुशी की जो त्यौहार है, उस खुशी को मनाने का तरीका ऐसा रखा जाता है जिसमें नशे को लाजम ठहराया जाता है। यही वजह होती है कि जब आप फ्यूचर में आफ्टर रिकवरी, जब आप अपने घर चले जाते हैं या मरीज़ जब डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं और वो रिकवरी में है और किसी किस्म का नशा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके साथ वहाँ पे जब कोई इस तरह का इवेंट आता है, तो वो पुरानी जो पेयरिंग हुई है, उनकी एक ख़ास किस्म की लर्निंग हुई है, तो साइकोलॉजिकली वो थॉट्स, वो रिकॉल्स पुराने इवेंट से रिलेटेड वो वापस आना शुरू हो जाती हैं और इंसान को क्रेविंग पैदा होना शुरू हो जाती है। उसका दिल करता है कि वो कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करे जिसमें ड्रग्स हो, तो वो फिर ऐसे दोस्तों की तरफ जा सकते हैं, उनके साथ प्लान आउट कर सकते हैं कि जाके, और वापस जब इवेंट एंड होता है या वो दिन गुजर चुका होता है तो मरीज़ रिलैप्स हो चुका होता है। एक तो ये खुशी या एक्साइटमेंट रिलेटेड चीज़ें। इसी तरीके से कुछ लोग, जैसे वो अगर इंटेंस इमोशंस हैं, जैसे गम है, अफसोस है, परेशानी है या कोई लॉस है, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं जब ब्रीवमेंट में है, तो उस दौरान भी अक्सर देखा है कि सिग्निफिकेंट लव्ड वन का जो लॉस हो जाता है, उसमें भी लोग बाद में लेटर ऑन स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी इसी एक लेवल पे होते हैं कि किसी न किसी वक्त वो भी ड्रग की तरफ वापस चले जाते हैं। अब जो ये इमोशनल मैनेजमेंट है ना, पास्ट में जो नशे से मुतल्लिक या नशे की वजह से की जाती थी कि नशे के थ्रू करना, कि जब भी इमोशंस ख़राब हुए, नशा किया, इमोशंस को सेटल किया। खुशी है तो खुशी को जो है ना अपने उसमें चार चांद लग गए, खुशी ज़्यादा अच्छी गुजर गई। इसी तरह से गम है तो उसको मैनिपुलेट करके बेहतर फील कर लिया नशे के इस्तेमाल से। तो यही ट्रेंड आगे भी रहता है। और जब ये इवेंट्स आते हैं तो अगर वो इंसान जो कि पहले नशे का इस्तेमाल करता था और फ्रीक्वेंटली ड्रग से ही इन इवेंट्स में इंगेज होता था, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, एट रिस्क होते हैं और चांसेस होते हैं कि वो लोग वापस ड्रग की तरफ जा सकें। नाजरीन, आज का ये हमारी पैनल डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज की इस डिस्कशन में हमने मुख्तलिफ सिम्टम्स को डिस्कस किया,
जो बायस बनती हैं एडिक्शन की और मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का सबब बनती हैं। और हमने आज डिस्कस किया कि किस तरीके से आप एक बेहतर अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर अपने लव वन के लिए ढूंढ सकते हैं, उसकी क्या निशानियां होंगी, कौन सी सिम्टम्स होंगी एक बेहतर अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर की, और साथ में जो हमारे इमोशंस हैं कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ को नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और हमें एडिक्शन की तरफ स्लो एंड ग्रेजुअली लेकर जाते हैं, किसी नशे की तरफ लेकर वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये वो सारे टॉपिक्स थे जो फैमिलीज़ आकर हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करती हैं। ये सवालात वो फ़ोन के ऊपर भी पूछती हैं, थ्रू फेसबुक भी पूछती हैं, प्लस यहाँ पे आकर विज़िट के दौरान भी यही सवालात फैमिलीज़ की तरफ से पूछे जाते हैं। तो हमने आज ये पैनल डिस्कशन करके एक फैमिली को एक आगाही मैसेजेस दिए हैं कि ये वो सारे अलामात हैं एक बच्चे को नशे की तरफ लेकर जाने की। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर फीडबैक हो तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो थ्रू सोशल मीडिया हमसे वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम अपनी पॉडकास्ट में भी और इस पैनल डिस्कशन में भी वो आपके उस सवाल को ज़रूर एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया।